हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय का जो क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से देखेंगे जो 9 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुए थे और उसमें जो महत्वपूर्ण जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे उसको मैंने लिख दिया है और उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके ऑप्शंस को भी हम लोग देखेंगे और उससे भी जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय, जिसका पेपर हुआ था 9 अप्रैल 2016 को। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन था, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो जो मिनिमम एज है उसका सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है। इफ़ ही इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो 25 साल, अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो मिनिमम एज है वो है 30 ईयर्स। तो अगर उससे पूछा जाएगा कि इसका टर्म क्या है तो 5 ईयर्स है। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उसका क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा, या तो वो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के मेंबर होंगे। अगर वो लोकसभा के मेंबर होंगे तो मिनिमम एज 25 ईयर्स है, अगर वो राज्यसभा के मेंबर होंगे तो मिनिमम एज 30 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और इसका ऑप्शंस आपका दिया हुआ था, अमरकंटक की पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक जो है वो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है। जो नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ? भड़ोच के निकट ये एस्चुरीज का निर्माण करेगी। दो नदियाँ हैं, एक नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। नर्मदा और दूसरा नदी है ताप्ती। ये दोनों है सो एस्चुरीज का निर्माण करती है। और ये कहाँ मिलेगी? ये अरब सागर में जाके मिलती है। अरब सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाएगी। जबकि बाकी नदियां हैं, जैसे हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, और ये सब नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। लेकिन नर्मदा और ताप्ती है सो एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी के किनारे एक जो प्रमुख शहर बसा हुआ है वो सूरत है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में ही है। टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 11 नेशनल पार्क कहाँ पर है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या है? कंप्यूटर मेमोरी, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो सबसे बड़ा साइज जो कंप्यूटर मेमोरी का होता है उसका नाम है आपका योटा बाइट। योटा बाइट जो है, योटा बाइट, ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी साइज होती है। और ये 10 टू द पावर कितना होता है? 10 टू द पावर 24 इज द साइज ऑफ योटा बाइट, विच इज़ द लार्जेस्ट बिगेस्ट साइज ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। इसके अलावा जो होता है 10 टू द पावर 12, जिसे टेराबाइट कहा जाता है। टेराबाइट क्या हो जाएगा? टेराबाइट 10 टू द पावर 12 हो जाएगा टेराबाइट। लेकिन जो योटा बाइट है ये 10 टू द पावर 24 हो गया। और गीगाबाइट हो जाएगा 10 टू द पावर 9 गीगाबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? अगर अभी प्रेजेंट 2020 में अगर हम बात करें, उस टाइम दूसरा कैप्टन थी महिला हॉकी टीम की, लेकिन मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो ये हरियाणा की रानी रामपाल है। रानी रामपाल जो है वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और ये क्वेश्चन पूछने की बहुत प्रबल संभावना है। रानी रामपाल
क्यों प्रबल संभावना है? क्योंकि ये वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होने के साथ साथ 2020 में इसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसे? रानी रामपाल को। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्की वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखिए, मिल्की वे क्या है? और इसमें आपके ऑप्शन था या एक नक्षत्र है, या ग्रहों की व्यवस्था है, आकाशगंगा है, या चमकता सितारा है। तो मिल्की वे क्या है? इसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा भी कहा जाता है। और इसी आकाशगंगा में हमारा क्या सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम हमारा इसी आकाशगंगा में है, जो सन है, और सन के चारों ओर कितने 8 प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। तो मिल्की वे क्या है? इट इज़ द गैलेक्सी, इट इज़ अवर गैलेक्सी, ये हमारा आकाशगंगा है। और 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ सोनार? सोनार का यूज़ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें कौन से रेज यूज़ होते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोनार का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो गया? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म हो गया। और इसका यूज़ होता है किसमें? इसका यूज़ होता है आपका ओशंस को एक्सप्लोर करने में, उसका मैपिंग करने में। फॉर द एक्सप्लोरिंग एंड मैपिंग ऑफ ओशंस वी यूज सोनार सिस्टम। और इसमें कौन सा रेज यूज़ होता है? तो यूवी रेज होता है। इसी रेज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी सबमरीन का रास्ता हम लोग पता कर सकते हैं ओशंस में। And it is also used for mapping and exploring the ocean। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ स्पाइडर कोर्स? स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को क्या कहा जाता है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें आपके ऑप्शंस थे आपके आर्कोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। 4 ऑप्शंस हैं आपके, कौन कौन से हैं? आर्कोनोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है आपका एपियोलॉजी, और फोर्थ क्वेश्चन है साइनोलॉजी। तो इसमें पूछा है मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्कोनोलॉजी। दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, इसे कहा जाएगा। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कोनोलॉजी कहा जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? ह्यूमन बिहेवियर, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। एपियोलॉजी क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खियों के अध्ययन को एपियोलॉजी कहा जाता है। और साइनोलॉजी क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, पालतू कुत्तों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ियों में RLWL उसका एब्रीविएशन क्या है? RLWL होता है, PQWL होता है, तो उसका एब्रीविएशन क्या है? तो याद रखिएगा, अक्सर रेल से एक दो फुल फॉर्म पूछ दिया गया। तो RLW का फुल फॉर्म हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये सब PQWL, RQWL सारे है आपके रिजर्वेशन से। RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। एक होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, एक होता है PQWL, ये हो गया आपका पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। दीज आर द एब्रीविएशंस रिलेटेड टू ट्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है। कौन सा निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है? और इसमें आपका ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन। तो
अक्रिय गैस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनर्ट गैस। आखिर ये गैस होता कौन है? अक्रिय गैस कहते किसे हैं या इनर्ट गैस कहते किसे हैं? तो अक्रिय गैस या इनर्ट गैस जनरली उस गैस को कहेंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दोज गैसेज विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस आर नॉन एज इनर्ट गैस और अक्रिय गैस। तो इनर्ट गैस की संख्या टोटल कितनी है? टोटल इनर्ट गैस की संख्या टोटल हो जाएगी, देयर आर 6 इनर्ट गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर। और वो कौन कौन से हैं? हीलियम हो गया, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन और रेडॉन। दीज आर द 6 इनर्ट गैसेज। और इनर्ट गैसेज क्या करेगी? केमिकल रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करती है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर का नाम क्या है? दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर थी वो कौन थी? वो थी एडा लेवलेस। एडा लेवलेस ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। और ये कहाँ की थी? ये लंदन की थी। इसी ने मशीन लैंग्वेज का आविष्कार किया था, एडा लेवलेस। तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन हो जाएगी? एडा लेवलेस, जो लंदन की थी। और ये एक फेमस मैथमेटिशियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में लाल रंग होने का क्या कारण है? तो मिट्टी में जो लाल रंग होता है, रेड सॉइल इज रेड इज ड्यू टू व्हाट? तो रेड सॉइल जो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के प्रेजेंस में ही मिट्टी का लाल रंग लाल होता है। रेड सॉइल इज रेड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। और जो लाल रंग जो रेड सॉइल होता है ये किस नेचर का होता है? तो ये एसिडिक नेचर का होता है। ये अम्लीय नेचर का होता है। इट इज लिटिल एसिडिक इन नेचर। और इसमें अगर हम लाइम का यूज़ करेंगे, चूना का यूज़ करेंगे, लाइम का यूज़ करेंगे, देन इट बिकम्स अ फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहेंगे? और इसमें ऑप्शन है आपका कैलीग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी और या कार्टोग्राफी। तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहेंगे? इसमें कैलीग्राफी और कार्टोग्राफी दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ नक्शा, मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स को क्या कहेंगे? तो मैप्स के स्टडी को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर होगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैप्स। तो कैलियोग्राफी क्या है? कैलियोग्राफी क्या हो जाता है? कैलियोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग के अध्ययन को कहा जाएगा कैलियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने मैक्सिमम ऑस्कर अवार्ड जीता था? किस देश ने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो इसका आंसर सही है इटली ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीता था। किस देश ने? इटली ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो आखिर ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 ईस्वी से की गई थी। और ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड हो गया। और सबसे ज़्यादा बार इटली देश ने जीता है। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 ईस्वी से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? और इसके ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। तो जो देश की रक्षा का अधिकार है ये आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जब संविधान बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक हो गया समता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा समता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो जाएगा संस्कृति संबंधी अधिकार और लास्ट हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, जिसे भारत के संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी सितंबर मास में ही
हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दो क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, तो याद रखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने हिंदी को क्या राजभाषा के रूप में घोषित किया था। उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस वो हो जाएगा आपका 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को, इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर को क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना था, हिंदी भाषा को। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो भगत सिंह ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, और इसमें आपका ऑप्शंस है रामप्रसाद बिस्मिल की मौत का बदला लेने के लिए, चोरी चोरा की घटना में ग्रामीणों की मौत का बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, या जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके दोस्तों ने जो ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। तो जॉन सैंडर्स की हत्या किस लिए किया गया, लाला लाजपत राय के मौत की बदला लेने के लिए। लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। हुआ था आपका, जो भगत सिंह थे 30 अगस्त 1928 को साइमन कमीशन के जब आया था, भारत साइमन कमीशन आया था, उसी के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ तो 30 अगस्त 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, लाला जी की मृत्यु हो जाती है 30 अगस्त 1928 को। मृत्यु का कारण क्या था, जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को सर पे लाठी लग गई थी और उसी लाठीचार्ज के दौरान उसी से घायल होने के कारण 30 अगस्त 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने, जो ब्रिटिश अधिकारी उस टाइम के तत्कालीन जो एसपी थे जॉन सैंडर्स, उसी की हत्या कर दी जाती है गोली मार के। और वो हत्या कब की जाती है, वो 17 सितंबर 1928 को जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस वर्ष दिल्ली लाया गया। भारत की राजधानी को किस वर्ष दिल्ली लाया गया। तो पहले भारत की राजधानी क्या थी, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग्स के काल में, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में दिल्ली में क्या चीज़ का आयोजन हुआ, दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। कब हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर कौन आया था, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी। उसी के स्वागत में लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में 1911 में किया गया था। और उसी में 1911 में क्या किया गया था, ये घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये ट्रांसफ़र 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत, विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, 1988 से शुरुआत की गई थी विश्व एड्स दिवस की, ताकि लोग जागरूक हो सकें। और जो एड्स है इसका अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स होता किस कारण है, तो एक वायरस है HIV वायरस, इसी के कारण एड्स बीमारी फैलती है। और HIV वायरस का भी अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी
इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, सी वायरस। और इसे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1988 में से इसकी शुरुआत की गई थी लोगों को जागरूक करने के लिए इस बीमारी से। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गले में हो जाता है, एक फूल जाता है, उसे ग्वाइटर कहते हैं, हिंदी में से घेंघा भी कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगा? ग्वाइटर होगा। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन ग्वाइटर बीमारी होगा। और इसको कैसे रोका जा सकता है? अगर हम अपने नमक में आयोडाइज्ड साल्ट का यूज़ करेंगे, अपने खाने में आयोडाइज्ड साल्ट का यूज़ करेंगे, या फिर सी फूड का यूज़ करेंगे, सीवीड का यूज़ करेंगे, फिश का यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, तो हमें ग्वाइटर नहीं होगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है, जिसे घेंघा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान देने के लिए। भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान देने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1969 में, जब 100 साल हो गए थे दादा साहेब फाल्के का 100th बर्थडे के दिन से ही 1969 में ही हुआ था उनका 100th बर्थडे। उसी टाइम से ही, उसी समय से ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाने लगा। 1969 में पहली बार दिया गया। तो 1969 में अक्सर पूछा जाता है किसे प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो जो अभिनेत्री थी देविका रानी, अभिनेत्री का नाम क्या था? एक्ट्रेस देविका रानी, वो प्रथम अभिनेत्री या प्रथम अभिनेत्री थी, जिसे प्रथम व्यक्ति थी जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1969 ईस्वी से की गई थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये आपका इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्डन है ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्डन इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ये श्रीनगर में है। और इट इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। और इसे 2007 में खोला गया था, ताकि जो जम्मू कश्मीर है उसका टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए, उसके फ्लोरिकल्चर को बूस्ट किया जाए। इसीलिए 2007 में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है, फूलों का मेला लगता है। कहाँ? ट्यूलिप गार्डन में 2007 में से पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया था। ये हो गया आज का सीरीज़ जो हम लोगों ने देखा था 9 अप्रैल 2016 में, जो आरआरबी ने पेपर लिया था एनटीपीसी के द्वारा। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो पेपर हुआ था उसमें जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे। थैंक यू।